हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ खास होने वाला है। टॉपिक है आज का हमारा आपातकालीन प्रावधान। तो आज हम आपातकालीन प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे कि आपातकालीन प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, साथ ही आपातकाल कब लागू किया जाता है, साथ ही किसके द्वारा लागू किया जाता है, और पढ़ेंगे हम यहाँ पर आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं और आपातकाल को कब कब लागू किया गया है। तो आइए आज सारी संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपातकाल हमारे संविधान में जोड़ा गया है, तो ये संविधान के भाग 18 में इसको जोड़ा गया है। और संविधान का जो भाग 18 है उसके अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका उल्लेख किया गया है आपातकाल का। ठीक है, साथ ही इसको लिया गया है कहाँ से है, तो इसको लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है, जो ब्रिटिश काल में बना था, वहाँ से इसको लिया गया है आपातकाल प्रावधान को भारतीय संविधान के अंदर। साथ ही आपातकाल लगने पर किस तरह की परिस्थिति हो जाती है, जब आपातकाल लगता है तो पूरे देश पर क्या हो जाता है, केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है, पूरे देश पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। चाहे हमारे जो भारतीय जो देश है उसमें विभिन्न स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है, चाहे वह कोई भी राज्य हो। साथ ही जो आपातकाल लगाने की शक्ति है, यानी आपातकाल लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपातकाल लगाने की शक्ति किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। साथ ही हम यहाँ पढ़ेंगे आपातकाल के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं। तो आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 में। कहाँ पर उल्लेख है? अनुच्छेद 352 में। दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 356 में, ये आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। तो आपको ध्यान रखना है आपातकाल के 3 प्रकार है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इनके अनुच्छेद याद रखने आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है अधिकांश। अगर यहाँ से इसके प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि इनमें से या राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें हम पहला वाला टॉपिक इसमें देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इसका उल्लेख अभी ऊपर बताया है, किसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में। और राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ये 3 आधार पर लगाया जाता है। यानी अगर आपातकाल लगाया जाएगा तो 3 आधार पर लगाया जाएगा। ये 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है युद्ध, अगर युद्ध हो जाए तब। दूसरा भारी आक्रमण हो जाए, यानी कोई देश भारत पर आक्रमण कर दे तब लगेगा। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब यहाँ से क्या है कि अगर देश के अंदर कोई हिंसा भड़क जाए, सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करने लगे, यानी हिंसात्मक रूप से, तो ये तब लगाया जाता है। तो इनमें से जो 2 स्टार्टिंग के जो 2 आधार है, युद्ध की स्थिति में और भारी आक्रमण की स्थिति में, तो इसको बोलते हैं बाह्य आपातकाल। यानी जो भारी आक्रमण के कारण जो आपातकाल लगेगा उसे बोलेंगे बाह्य आपातकाल। और सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक, यानी देश के अंदर जो हिंसा भड़के ये विद्रोह होगा, उससे लगने वाले आपातकाल को बोलेंगे आंतरिक आपातकाल। तो आपको ये ध्यान रखना है, आंतरिक आपातकाल किसको बोलेंगे और बाह्य आपातकाल किसको बोलेंगे। साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि जो पहले जो तीसरा आधार था वहाँ पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द का उल्लेख था। यानी ये तीसरा जो आधार है, यहाँ पर जो सशस्त्र विद्रोह लिखा हुआ है, यहाँ पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द का उल्लेख था। लेकिन क्या हुआ 1978 में, कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाकर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में।
देखते हैं आगे। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति के द्वारा पूरे देश में या फिर केवल उसके कुछ क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, ये तो वो पूरे देश में लागू कर दें, या फिर वहाँ पर जहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, यानी वह पूरे देश के किसी एक क्षेत्र पर। जैसे मान लें कि हमने उत्तर प्रदेश में इस तरह की कुछ गतिविधि बन गई है जहाँ पर आपातकाल लगाना अनिवार्य है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो राष्ट्रपति केवल उस क्षेत्र में वहाँ पर आपातकाल लगा देगा। कहाँ पर? सिर्फ उस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पूरे देश में भी लगा सकता है और जहाँ पर यह कुछ उसके केवल कुछ क्षेत्र पर भी लगा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। साथ ही जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगाया गया है, उसके खिलाफ हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये भी है। राष्ट्रीय आपातकाल को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी रोक नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको अदालत में हम चुनौती दे सकते हैं। साथ ही पढ़ेंगे हम यहाँ पर आपातकाल के लिए संसदीय अनुमोदन और उसकी समयावधि। तो दरअसल क्या होता है कि संसद आपातकाल के लिए जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो उसको जारी रखने के लिए, किसको? आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद की अनुमति होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? यानी 1 महीने के भीतर अनुमोदन देना आवश्यक है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब आपातकाल को अगर जारी रखना है, जब आपातकाल मान लें कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है, तो घोषणा करने के 1 महीने के पश्चात, यानी 1 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, संसद के जो दोनों सदन होते हैं, दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है किसी भी आपातकाल को जारी रखने के लिए। तो ये अनुमोदन 1 माह के अंदर देना होता है दोनों सदनों द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। साथ ही प्रारंभ में क्या था, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि अनुमोदन 1 माह के भीतर देना आवश्यक है, लेकिन पहले क्या था, अनुमोदन की जो सीमा थी वो 2 महीने थी। कितनी थी? 2 महीने। लेकिन क्या हुआ, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। इसको 2 महीने की जगह क्या कर दिया गया? 1 महीने। इतना 1 माह। कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 1978 से पहले कितना था? 2 महीने। उसके पश्चात कितना हो गया? 1 महीने। अब और आपातकाल के उद्घोषणा की जो अनुमोदन देने की जो डेट है या समय है वो 1 महीने है। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही अब यहाँ पर दिया है, यदि संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो जाता है, यदि संसद के जो दोनों सदन हैं इसका अनुमोदन को क्या कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं, तो आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है। जब संसद के दोनों सदन इसका अनुमोदन कर दे, यानी उसको अनुमति दे दे, तो आपातकाल कितने समय के लिए लागू रहेगा? 6 महीने के लिए। ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही 6 माह में अगर इसे आपातकाल 6 महीने से अधिक बढ़ाना है तो फिर क्या करना होता है कि प्रत्येक 6 माह के बाद क्या होता है, संसद इसका अनुमोदन करती है और अनुमोदन करने के पश्चात इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने करके। यानी हर 6 महीने के बाद क्या करना होगा, अगर इसे आगे बढ़ाना है 6 महीने से अधिक, तो फिर संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसकी संसदीय अनुमोदन की, जिसमें दोनों सदन क्या करेंगे? अनुमति देंगे। तो ये अनुमति जो देंगे दोनों सदन, इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदन देने के लिए। तो ये प्रस्ताव संसद में कितने बहुमत से पारित किया जाता है? तो ये पारित किया जाता है कुल सदस्यों का बहुमत। यानी अगर मान लें कि लोकसभा में 500 सदस्य हैं तो 500 सदस्यों का बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो 500 का बहुमत कितना हो जाएगा? इसके आधे से एक ज़्यादा। आधे कितने हो गए? 250। एक ज़्यादा कितना हो जाएगा? 251। तो ये इसका हो जाएगा कुल सदस्यों का बहुमत 251। फिर साथ ही यहाँ पर जो उस सदन में उपस्थित, यानी उस सदन में जिस दिन मतलब ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, मान लें कि सोमवार को लाया जा रहा है, तो सोमवार में के दिन
उपस्थित, साथ ही और मतदान करने वाले, जो वहाँ पर मतदान करेंगे यानी जो सदस्य इसमें उस टाइम पे बैठे हैं, तो उनके 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना आवश्यक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुमोदन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। पहला कुल सदस्यों का बहुमत, दूसरा है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत। तो ये था इसके बारे में कि अनुमोदन किस आधार पर दिया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य स्पीकर को या फिर राष्ट्रपति को, स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दे तो 14 दिन के अंदर क्या करेंगे, एक बैठक बुलाई जाएगी और बैठक बुलाकर उसको आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। एक बार और देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कब होती है, जब लोकसभा के कुल सदस्य, जो कुल सदस्य मान लीजिए उसके 500 सदस्य हैं, तो उस 500 सदस्य का 1/10 सदस्य, तो 500 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा आपका 50। तो यानी लगभग 50 सदस्य अगर लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दे दें तो 14 दिन के अंदर बैठक बुलाकर इसको समाप्त कर दिया जाता है आपातकाल को। तो यह है राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति। अब हम यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव किन किन पर पड़ता है, तो हम यहाँ ये देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है, पहला इसका प्रभाव। साथ ही जो राज्य के विषय हैं यानी राज्य सूची के जो विषय हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है, अब इस पर संसद कानून बनाएगी जब आपातकाल लगा होगा, किस पर, राज्य सूची के विषय पर। तीसरा, ये था दूसरा। तीसरा क्या प्रभाव होगा, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला धन या अनुदान वो समाप्त हो जाएगा, यानी अब केंद्र सरकार राज्यों को कोई भी धन या किसी प्रकार का कोई भी अनुदान नहीं देगी। तो ये तीसरा प्रावधान। चौथा प्रभाव क्या पड़ेगा, आपातकाल के समय संसद, यानी जब आपातकाल लगा रहेगा उस समय संसद विधि बनाकर एक समय में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जब आपातकाल लगा रहता है ना, उस समय ना किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता। अब चुनाव नहीं होता, अब जब चुनाव नहीं होगा, मान लें कि लोकसभा, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो आपको सबको ही पता है। लेकिन उस 5 साल जैसे कि लोकसभा के पूरे होने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ, देश में आपातकाल लगा हुआ है, तो आपातकाल के समय चुनाव तो होता नहीं। तो उस समय क्या होगा, चुनाव ना होकर संसद क्या करेगी, एक विधि बनाकर 1 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल बढ़ा देगी, किसका, लोकसभा का। साथ ही इसी तरह राज्य के लिए भी, क्योंकि अभी हमने जैसे लोकसभा के बारे में पढ़ा कि आपातकाल के दौरान कोई भी चुनाव नहीं होगा, तो ऐसे राज्य विधानसभा के लिए भी कोई चुनाव नहीं होगा। और राज्य विधानसभा का यहाँ भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है 5 वर्ष। तो उस समय क्या होगा, चुनाव कराने आवश्यक है या फिर कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ भी क्या करती है संसद, राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी संसद 1 वर्ष के लिए बढ़ा देती है। अगर 1 वर्ष के पश्चात फिर भी आपातकाल लगा हुआ है तो फिर संसद दोबारा फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी, यानी 1 वर्ष करके वो बढ़ा सकती है अगर आपातकाल लगा हुआ है। ऐसे लोकसभा का भी बढ़ा सकती है, 1 वर्ष करके बार बार बढ़ा सकती है। तो ये थी इसके बारे में। साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर प्रभाव, तो जो हमारे मूल अधिकार हैं सिर्फ उनमें से 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होता। तो ऑप्शन दे सकता है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो ये था राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब तक
जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कितनी बार लग चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुके हैं भारत में। तो ये लग चुके हैं 3 बार। 3 बार कब कब? सबसे पहला लगा 1962 में, दूसरा लगा 1971 में और तीसरा लगा 1975 में। यानी अब तक 3 बार लग चुका, 1962, 1971, 1975 में। अब देखते हैं कि किस किस आधार पर ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहला 1962 में जो लगाया गया, तो ये लगाया गया था जब नेफा में, नेफा का मतलब यहाँ से है जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, वही उस टाइम का क्या था, नेफा। तो उस समय चीनी ने वहाँ पर, यानी चीनी कौन, जो चाइना देश है, उन्होंने आक्रमण कर दिया था नेफा पे में, यानी अरुणाचल प्रदेश में उस समय के। तो तब ये 1962 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और ये कब तक लागू रहा था? तो ये लागू रहा था जनवरी 1968 तक। लगा कब? 1962 में, और जारी कब तक रहा? 1968 तक। ये था पहला राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपातकाल था 1971 में। 1971 में तो ये क्यों लगाया गया था? तो ये लगाया गया था जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था भारत पर, यानी पाकिस्तान के आक्रमण के कारण ये लगाया गया 1971 में। और ये समाप्त कब हुआ? ये समाप्त हुआ था 1977 में। तो अब ये था दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया गया था। तो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में। 1975 में। अब आपने देखा यहाँ पर कि दूसरा 1971 में लगा और समाप्त कब हुआ? 1977 में। और अभी ये समाप्त नहीं हुआ था, इससे बीच में ही 1975 में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी लग गया था, क्योंकि अभी 1977 तक तो ये चल ही रहा था दूसरे वाला, लेकिन उसी बीच तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका था 1975 में। जबकि ये लगा था पाकिस्तान के यानी बाहरी आक्रमण के कारण, और तीसरा वाला लगा था आंतरिक आक्रमण के कारण, यानी आंतरिक उपद्रव के कारण, क्योंकि हिंसा भड़क गई थी, हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही थी। तो उस कारण 1975 में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और 1977 में ये भी समाप्त हो गया। यानी ये दोनों आपातकाल 1977 में समाप्त हुए थे। तो ये जब लगाया गया था, इसको जानने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था शाह आयोग। क्या नाम था? शाह आयोग। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो तीसरा वाला था, तो ये क्यों लगाया गया था, इसके क्या कारण थे, तो उन परिस्थिति को जानने के लिए बनाया गया था शाह आयोग। तो ये थी जानकारी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तुमने यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव होता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, और संसद की अनुमोदन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही हमने यहाँ पर पढ़ा कि कितने इसके प्रकार होते हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में, साथ ही पढ़ेंगे हम वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।